आज अब हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। हमारी पहली वीडियो का आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट करा है, हमारे काफ़ी सारे व्यूज़ आए और ये वीडियो उस वीडियो की कंटिन्यूएशन में है। आज हम ये सारी बातें करेंगे कि डायबिटीज़ के अंदर किस तरीके के हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यंग एज की डायबिटीज़ और ओल्ड एज की डायबिटीज़ में क्या फ़र्क है। रोग तो नहीं, पर हाँ इसको काबू करने की थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर यजुष जैन और आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ और उससे रिलेटेड सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे पहले डायबिटीज़ से रिलेटेड सिम्टम समझते हैं। जब इंसान को डायबिटीज़ होती है तो उस मरीज़ को भूख बहुत लगने लग जाती है, उसको प्यास बहुत लगती है, उसको बार बार यूरिन जाना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि शुगर तो पहले इतनी ज़्यादा है, फिर भूख क्यों लगती है, ग्लूकोज तो पहले ही खून में बहुत ज़्यादा है। पर यही इसमें विडंबना है इस पूरी प्रोसेस की कि ब्लड में तो ग्लूकोज ज़्यादा है पर वो सेल्स तक नहीं पहुंच पा रही है। जो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो सिर्फ ब्लड में सर्कुलेट होता जा रहा है और वो सेल्स तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो कंज्यूम नहीं हो पा रहा है। इसीलिए वो ग्लूकोज भी ज़्यादा है बॉडी में बना हुआ। उस ग्लूकोज को ब्लड से सेल्स में शिफ्ट करवाने के लिए हमें जो केमिकल चाहिए होता है वो है इंसुलिन। अब इसके अंदर जो सेकंड पार्ट आता है वो है इंसुलिन का रोल। इंसुलिन यंग पेशेंट्स के अंदर जनरली होती ही कम है, उनका पैंक्रियास कम काम करता है या फिर वो इंसुलिन कम रिलीज़ करता है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे यंग पेशेंट, ये कई बार हेरिडिटरी होती है, माँ बाप को भी है, उधर मम्मी के साइड पे मामा जी को भी है, पापा के साइड पे ताऊ जी को भी है। ऐसे पेशेंट्स के अंदर जिनमें फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो उन पेशेंट्स को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, उन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, उनको एक अर्ली एज से ये डिटेक्शन रखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि हमें भी डायबिटीज़ हो जाए। और पिछली वीडियो में मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत सिंपल टेस्ट हैं जैसे HbA1c, रैंडम ब्लड शुगर, जिनकी वजह से हम ये पता कर सकते हैं कि डायबिटीज़ हमें है भी कि नहीं है। ठीक है, और इसमें से सबसे अच्छा टेस्ट मैंने आप पिछली बार भी बताया था कि HbA1c है, जिससे हमें लास्ट 3 मंथ्स का डायबिटीज़ कंट्रोल पता लग जाता है, शुगर कंट्रोल पता लग जाता है कि हम कितना अच्छा शुगर कंट्रोल कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है ओल्ड एज वाली डायबिटीज़। अब जो ओल्ड एज वाली डायबिटीज़ है ये थोड़ी डिफरेंट है यंग एज से। यंग एज में प्रोडक्शन कम थी, ओल्ड एज के अंदर क्या है, नॉर्मली ये पेशेंट्स ओवरवेट होते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि इंसुलिन, मान लीजिए 70 केजीज़ के हैं आप, तो जो पैंक्रियाज है वो 70 केजीज़ के हिसाब से इंसुलिन तो बना पा रहा है, पर जैसे आप 100 केजीज़ हुए तो आप समझ लीजिए कि वो 100 केजीज़ के हिसाब से इंसुलिन नहीं बना पा रहा है। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली में हम इसको बोलते हैं कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो गई है, यानी कि अब इंसुलिन उतना इफेक्टिव नहीं रहा या फिर आप कह लीजिए कमज़ोर हो गया है। पर ये बात एक सिंपल वे में आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि जैसे ही वेट बढ़ता है तो इंसुलिन उस वेट को सपोर्ट नहीं कर पाता है। ऐसे पेशेंट्स में अगर हम वेट कम करते हैं तो हमने देखा है कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी वापस बढ़ जाती है। इन दोनों डायबिटीज़ में एक बहुत मेजर फ़र्क ये भी है कि जो यंग एज की डायबिटीज़ है उसमें जनरली इंसुलिन लेना पड़ता है हमारे को, और ओल्ड एज की जो डायबिटीज़ है उसमें जनरली हमें इंसुलिन लेना पड़ता है, उसमें जनरली हमें टैबलेट्स लेनी पड़ती है। अब आते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट पे, इससे रिलेटेड खतरों के बारे में। ये सारी बातें भी हमने पिछली बार डिस्कस करी थी कि आइज़ में भी इश्यूज़ आ जाते हैं, हार्ट अटैक का इशू रहता है, किडनी के फेलियर का इशू रहता है, प्लस ऐसा भी होता है कि पैर की लोअर लिम्स में ब्लॉकेज आ जाए। अब इनमें से सबसे मेजर जो 3 एस्पेक्ट्स हैं जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, दैट इज़ द हार्ट, द किडनी एंड जो हमारे लोअर लिम्स यानी कि पैर हैं। अगर पैरों के अंदर ब्लॉकेज हो जाए तो पैरों की जो मसल्स हैं, टोज़ हैं, ये डेड होने लग जाते हैं, इनको हम बोलते हैं गैंग्रीन, और कई बार पैर काटने तक की नौबत आ जाती है। ठीक है, इसके अंदर और जो सेकंड रोल हमें पता होना चाहिए वो है किडनी फेलियर का। अगर एक बार हमारी किडनी फेल हो गई डायबिटीज़ की वजह से तो उस किडनी की रिकवरी इज़ इम्पॉसिबल। फिर आप ये मान के चलिए हमें आज नहीं तो कल डायलिसिस में आना ही पड़ेगा। डायलिसिस और इससे रिलेटेड हमारी एक और वीडियो है जिसके अंदर आप पूरे डायलिसिस के सिस्टम को समझ सकते हैं कि कब करवाना चाहिए, कैसे करवाना चाहिए। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हार्ट अटैक, ये तो हम सबको पता ही है आजकल कितना कॉमन हो चुका है, और हम सब जानते हैं कि हार्ट अटैक अगर एक बार आता है तो वो आदमी की वर्किंग कैपेसिटी से लेके उसका लाइफस्टाइल पूरा 360 घूम जाता है उस पेशेंट के लिए। अब इस पूरी कहानी के जो सबसे 2 मेन नायक हैं वो ये हैं, एक तो है स्ट्रेस
और एक है अनकंट्रोल्ड ईटिंग। ये जो स्ट्रेस है ये लाइफस्टाइल की वजह से है और इसीलिए आजकल बहुत ही यंग लोगों के अंदर ज़्यादा डायबिटीज़ देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि आजकल जॉब का प्रेशर, अर्न करने का प्रेशर, अपने आप को प्रूव करने का प्रेशर, ये इतना बढ़ चुका है और इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। अगर आप काम मन नहीं भी करते हो, मान लीजिए आप अपने बॉस को इस बात जाके कहते हो कि नहीं ये तो गलत है, मेरे से इतना काम क्यों करवाया जा रहा है, तो आप देखते हो कि 10 लोग हैं खड़े जो करने को रेडी हैं। अगर आप मना करोगे तो बॉस कहेगा तुम जाओ भाई, मैं 10 लोगों को हायर कर लूँगा। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें? काम करना पड़ता है, घर भी तो चलाना है। पर जिस तरीके से हर एरा की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस भी हम लोगों को ही अल्टीमेटली ढूंढने पड़ेंगे। और उनमें से एक सॉल्यूशन ये है कि किसी तरीके से हम अपनी वर्क लाइफ जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आता है हमारे फैमिली मेम्बर्स का। अगर उनका सपोर्ट हमारे साथ होता है तो कहीं ना कहीं ये सारे स्ट्रेस हैंडल हो जाते हैं। एंड सेकेंड पार्ट इज़ अनकंट्रोल्ड ईटिंग। ये भी कहीं ना कहीं वर्क रिलेटेड है। अगर हम देखेंगे तो सुबह जल्दी भागना है, मीटिंग है, लेट हो रहे हैं, खाना नहीं खाया, वहाँ पहुँचे समोसा खा लिया, चाय पी ली, पिज़्ज़ा ऑर्डर हो गया, पिज़्ज़ा खा लिया, चीज़ खा लिया। आप समझ के देखिए, जो हम लोग 30 to 40s की एज ग्रुप में घूम रहे हैं, जब हमारा यूथ था तब पिज़्ज़ास नहीं थे इतने मार्केट में, तब डोमिनोज नहीं था ऐसा फेमस, ना उस समय बर्गर किंग था, ना मैकडोनल्ड्स था। हमारी बॉडी को इस तरीके की डाइट की आदत ही नहीं है। वी आर नॉट इटालियंस, आप समझ के देखिए, ना हम अमेरिकन हैं जिनको बर्गर डाइट की या फ्रेंच फ्राइज की आदत है। हम लोग हैं उपमा खाने वाले लोग, पराठा खाने वाले लोग, डोसा, इडली। हमारी डाइट इस प्रकार की है और बॉडी हमारी अडेप्टेड है इन चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए। तो अगर किसी वजह से आपको बाहर से खाना भी खाना पड़ रहा है, आई वुड रिकमेंड गो फॉर अ पराठा और अ डोसा और एन इडली कंपेयर टू बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, ये सारी चीज़ों के लिए। क्योंकि ये टू मच चीज़ फिल्ड हैं, इनमें बहुत सारी कैलोरीज हैं, प्लस हमारी बॉडी इनको डाइजेस्ट करने के लिए डिज़ाइंड ही नहीं है। आप समझिए ये कल्चरल डिफरेंस है जो कि हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप एक इटालियन आदमी को पराठा खिलाना शुरू कर दो, आपको खुद समझ में आ जाएगा, दे कांट डाइजेस्ट इट प्रॉपरली। उनके लिए ये स्पाइसी बहुत होता है, उनके लिए इट इज़ टू मच फ्लेवरफुल, क्योंकि उनको इन सारी चीज़ों को खाने की आदत ही नहीं होती है। तो जो आपके चाइल्डहुड की अपब्रिंगिंग है वो भी कहीं ना कहीं इन फैक्टर्स को डिफाइन करती है। प्लस एक चीज़ और बड़ी कॉमनली नोट करिए कि पहले लोग जनरली 9, 10, 11 बजे तक सो जाते थे और सुबह आराम से उठते थे और फिर ब्रेकफास्ट करते थे। आजकल की लाइफस्टाइल रात को जगने वाला जो सिस्टम है, लेट नाइट वर्क का जो प्रोटोकॉल बन चुका है कि रात को उठना है, काम करना है। अब क्या होता है, आपने 9 o'clock के आसपास डिनर करा और कहीं ना कहीं 1 या 2 बजे फिर से भूख लग गई। क्या होता है, सामने चिप्स का पैकेट पड़ा है, चिप्स का पैकेट खोला, खाने लग गए। वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, क्या हुआ, चल यार एक कॉफ़ी का कप बना लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, और या फिर एक साथ में मैगी बना लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे, काम के साथ साथ मैगी भी खा लूँगा। यही सारी चीज़ें जो है ये कंबाइन करके हमें कहीं ना कहीं इस तरह की प्रॉब्लम में लैंड अप कर देते हैं। ये 1 दिन 2 दिन की कहानियाँ नहीं है, ये बीमारी भी धीरे धीरे सालों में एक्यूमुलेट होके आती है और इसीलिए ये कभी जाने का नाम नहीं देती। तो हमें ये सारी बातों का ध्यान देना है। इसमें कुछ मिथ्स जो मार्केट में चल रही हैं वो ये हैं कि अरे कुछ नहीं होता, मैं तो जी भर के खाऊंगा और जब भगवान ने बुलाना होगा बुला लेगा। ये बिल्कुल मत सोचिए। डायबिटीज़ आपको सिंपल डेथ नहीं देती है, ये बहुत तंग करती है, आपको बहुत ही ज़्यादा तंग करती है। ये पहले आपको मेक श्योर करती है कि आपको अपने लिए गए सारे डिसीजंस पे अच्छे खासे रिग्रेट हो कि काश मैं उस समय रुक जाता, काश मैं उस समय रुक के अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी कर लेता। आपके मेडिकल बिल्स, आपके एक्सपेंसेस इतने ये कर देगी कि आपको खुद लगेगा कि यार ये तो मैं कहाँ आके फंस गया, ना तो मैं इस तरफ का रहा ना मैं उस तरफ का रहा। तो ऐसे में सोचिए कि डायबिटीज़ आपको आसानी से जाने देगी, ये आपको बहुत तंग करेगी। दूसरा, कई लोग आयुर्वेदा और इन तरीक़ों की दवाइयों का यूज़ कर लेते हैं, जिससे कई बार ऐसा होता है कि एक बार के लिए जो शुगर्स हैं वो कंट्रोल दिखने लग जाती हैं। जब हम रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट करवाते हैं वो कंट्रोल दिखती है, बट जब हम कई सालों के बाद देखते हैं या
मान लीजिए 6 महीने 1 साल बाद देखते हैं तो पता लगता है कि शुगर तो कभी कंट्रोल ही नहीं थी। मैंने पहले भी आपको बताया है पिछली वीडियो में, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि HbA1c एक इतना प्यारा टेस्ट है जो कि आपको ये बताता है कि 3 मंथ्स का डायबिटीज़ और या फिर आप कह लीजिए शुगर कंट्रोल कैसा है, ये टेस्ट आपको डिफ़ाइन कर देता है। अगर किसी भी फॉर्म में आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो सक्सेसफुल है, गेट दिस टेस्ट, ये टेस्ट करवाइए। अगर ये टेस्ट में आ रहा है कि आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो गई है, नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट, आप करिए उस चीज़ को फॉलो। मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, मैं एलोपैथी को रिकमेंड करता हूँ। मैं नहीं जानता आयुर्वेदा में क्या होता है, मैं नहीं जानता होम्योपैथी में क्या होता है, बट अगर दैट ट्रीटमेंट इज़ हेल्पिंग यू आउट और हमारे एलोपैथी के ब्लड टेस्ट HbA1c रैंडम ब्लड शुगर्स आपको डिफाइन कर पा रहे हैं कि यू आर नॉट डायबिटिक एनीमोर, इससे बढ़िया क्या है। एंड फाइनली एक आखिरी बात जो इस पूरी कहानी के अंदर हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि डायबिटीज़ आज की डेट में इंडिया में एक लाइफस्टाइल डिजीज़, एक पुअर लाइफस्टाइल की वजह से ये बीमारी हमारे को लगती है और ये हमारे फाइनेंसिस को इरोड करती है, ये हमारी हेल्थ को इरोड करती है, ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस को बुरा बनाती है क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहती उन एक्सपीरियंसेस को टेस्ट करने के लिए, उनका फ्लेवर लेने के लिए। सो अगर हम एक छोटी सी मेहनत करें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने में तो आई गेस इट विल टेक अस अ लॉन्ग और हम इन प्रॉब्लम से रिमूव हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे इन प्रॉब्लम। एक आखिरी रिकमेंडेशन मैं और दूंगा, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जिनको डायबिटीज़ हो चुका है। ऐसे पेशेंट्स को ये रिकमेंड करा जाता है कि वो शॉर्ट मील्स लें और रेगुलर इंटरवल्स पे लें। नॉर्मली हम 3 मील्स लेते हैं, सुबह दोपहर शाम को। ऐसे पेशेंट्स के लिए रिकमेंड करा जाता है कि वो 5 मील्स लें, अपने खाने की क्वांटिटी को शॉर्ट करें। इससे क्या होता है, उनको बार बार भूख भी नहीं लगती, प्लस शॉर्ट जब खाना जाता है, कम खाना जाता है तो वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है और बॉडी उतना इंसुलिन निकाल पाती है कि उस खाने को कैसे ना कैसे एब्जॉर्ब करवा ले। तो ये एक और रिकमेंडेशन है इन दी एंड जो मैं आपको देना चाहूँगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और प्लीज़ लेट अस नो एनी मोर टॉपिक्स जिस पे हम ये वीडियोस बना पाएँ। धन्यवाद।